गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे जो है हम इससे पहले जो है संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता बताए थे, जिसमें जो है SCC की दक्षता और संकुलन दक्षता दो चीज़ों को बताए थे। अब इस लेक्चर में जो है हमें दो चीज़ को जानना है, एक जो है BCC की दक्षता और दूसरा जो है HCC और CCP की दक्षता को जानना है। तो इसमें जो हम पहले जो है BCC की दक्षता को देखेंगे। BCC की दक्षता को अगर देखें तो इसमें जो है क्या होता है, कोई क्रिस्टल जो होता है इसमें जो है 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पर जो है 8 गोले होते हैं और 8 गोले के साथ साथ जो है इसमें 8 गोले के साथ साथ एक केंद्र में भी गोला होता है और एक जो केंद्र में गोला होता है इसमें भी जो है क्या होता है, तो अवयवी कण जो है होते हैं। तो अब आठों जो है कोनों पर जो है 8 गोले हैं, इसके साथ एक केंद्र में गोला है। और इस क्रिस्टल जालक का जो है अगर हमें क्या करना है, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो यह जो है क्रिस्टल है, इसमें जो है A, B, C और D 4 बिंदु हैं। इसी में जो है हम इन चारों बिंदुओं से जो है क्या करेंगे, इसके संकुलन दक्षता को ज्ञात करेंगे। तो अगर सबसे पहले जो हम लेते हैं, इसमें जो है त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज बन रहा है तो इसमें त्रिभुज जो कौन सा बन रहा है, BCD को केवल अभी हम ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, BCD को। तो BCD में अगर देखें हम तो यहाँ पे जो होगा BD स्क्वायर, यानी BD स्क्वायर। अब B और D स्क्वायर हम ले रहे हैं तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, कहने का मतलब कि BCD में अगर हम ले रहे हैं तो B प्लस C और फिर जो है C प्लस D, तो यानी BC और प्लस CD स्क्वायर लिए। अब यहाँ से BC और BD ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी जो है A और फिर यहाँ से यहाँ तक का भी A हो रहा है, लेकिन BC स्क्वायर BD CD स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे A भी दोनों बार जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो BD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब क्यों A स्क्वायर प्लस A लिख दिया, तो BC स्क्वायर, तो BC दूरी A है तो BC स्क्वायर लिए तो इसलिए A स्क्वायर। यहाँ पे फिर CD स्क्वायर लिए तो फिर यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो BD इक्वल टू अगर हम करते हैं तो BD इक्वल टू जो है हो जाएगा √2A। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2A। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं कि त्रिभुज, अब क्या करते हैं कि ABD में लेते हैं, ABD में त्रिभुज ABD में लेते हैं अगर, तो अब अभी क्या लिए थे, BCD लिए थे, अब ABD लेते हैं अगर तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर। अब AB में जो है अगर हम देखें इसमें तो क्या है, B से D है और फिर जो है यहाँ A से D है, तो BD स्क्वायर प्लस क्या कर दिए, AD स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है अगर हम क्या करते हैं कि AB स्क्वायर अगर BD और AD स्क्वायर को ले तो यहाँ पे जो है BD जो है हो जाएगा आपका क्या, BD, तो 2R है यहाँ पे, तो आपका जो है हो जाएगा 2A √2A और इसके बाद जो है स्क्वायर प्लस, और फिर जो हम क्या करते हैं यहाँ से जो है AD लेते हैं, फिर AD लेते हैं तो क्या है यहाँ पे A है, तो अब AD स्क्वायर है तो A भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 2A स्क्वायर है, इसको अगर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 16A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर। अब 16A स्क्वायर और 3A स्क्वायर हो गया, तो अगर A कर निकालते हैं इसमें से हम तो हो जाएगा 4R, 4 चौके 16, 4R और √3 क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे जो है A इक्वल टू हम क्या निकाल लिए, 4R अपान √3। अब इसके बाद जो है भुजा की लंबाई को लेते हैं, तो भुजा की लंबाई जो है होती है कितना,
कितना है 4r√3। यहाँ पे हम निकाले हैं 4r√3, तो भुजा की लंबाई जो है क्या हो गई 4r√3। अब संपूर्ण जालक का आयतन, संपूर्ण जालक का आयतन अगर देखें तो है क्या AQ, और AQ है तो AQ को अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो AQ इक्वल टू जो है क्या हो जा रहा है आपका 4r/√3, और यह A के इक्वल है तो अर्थात यह जो है क्या हो गया इसका जो है Q हो गया। तो गोले का आयतन निकालेंगे, अगर गोले का आयतन देखेंगे तो गोले का आयतन, अब गोले का आयतन जो है करेंगे अगर तो 2 × 4/3πr3, यानी 2 गोले हैं तो इसके लिए हम 2 कर दिए, वो अगले वाले में 1 बोला था तो इसलिए 1 किए थे, तो इतना हो गया। तो CC इक्वल टू अगर हम करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 × 4/3πr3 अपान 4r/√3 का Q। तो यहाँ तक हो गया, यानी CC का मतलब संकुलन क्षमता से है। संकुलन क्षमता जो है 2 × 4/3r3 अपान 4r/√3 और इसके बाद जो है क्यूब है। अब इसमें जो हमें क्या करना है तो CC यानी संकुलन क्षमता निकालना है, तो CC जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बच रहा है इसमें से, √3 × 3.14 × 100, तो लगभग जो है यह हो जाए कितना हो जाएगा 6.790%। कहने का मतलब क्या है BCC की दक्षता जो है, BCC की दक्षता को अगर देखें तो यह जो है 67.90% आती है। अब समझिए थोड़ा सा BCC की दक्षता, BCC की दक्षता का मतलब क्या था कि इसमें जो है जो क्या होता है तो प्रत्येक कोनों पर जो है गोले होते हैं, इसके अलावा एक केंद्र में भी जो है क्या होता है गोला होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं तो केंद्रीय गोले के लिए इसके आयतन की गणना करते हैं और गणना करके संकुलन क्षमता को निकालते हैं। तो इसमें जो हम क्या किए कि एक जो है हम यहाँ पे जो है घन को लिए तो इसमें जो है क्या खींच लिया हमने A, B, C और D को। अब A से B जो है इसके बीच जो है 2r है, फिर यहाँ से B से C जो है इसके बीच A है, फिर जो है यहाँ से C से D जो है इसमें भी A है, और A से D जो है यहाँ पर भी क्या है A है। हम यहाँ पे जो है क्या किए कि B, C, D में लिए अगर तो BD स्क्वायर जो है यहाँ से BD स्क्वायर जो है क्या हुआ BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर जो है BC स्क्वायर जो है किसके A के स्क्वायर के इक्वल है तो A स्क्वायर लिख लिए, प्लस यहाँ से यहाँ पर भी दूरी A है तो A स्क्वायर लिख दी, तो BD इक्वल टू जो है अंडर रूट क्या हो गया 2A। अब यहाँ पे जो है देखिए अगर हम तो यहाँ पे ABD में जो है तो यहाँ पे जो है AB स्क्वायर जो है अब क्या हुआ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर जो हम किए तो यहाँ पे जो है अंडर रूट जो है 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है कितना हो गया 16A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर, तो यहाँ पे A इक्वल टू जो है आपका क्या हो गया 4r/√3। भुजा की लंबाई अगर देखें हम तो भुजा की लंबाई यह हमको मिल गया 4r/√3। संपूर्ण जालक का आयतन देखिए अगर तो AQ होता है, और यहाँ पे जो है 4r/√3 जो है भुजा की लंबाई है, इसी का हम क्या कर दिए Q कर दिए, तो इसकी भुजा निकल गई। अब गोले का आयतन जो है कितना हो गया था 2r × 4/3πr3। यहाँ से जो हम संकुलन क्षमता निकाले तो यह जो है इसका आयतन निकल गया, और इससे पहले जो है यह जो है हमें क्या निकलता था संपूर्ण इसकी लंबाई निकल गई थी, इससे इसमें भाग दिए तो 67.90% जो है क्या हुआ BCC की दक्षता ज्ञात हुई। अब अगर CCP व HCP की दक्षता को देखें अगर तो संपूर्ण जालक जो होता है इसमें जो है 3 गोले जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं,
और 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इसमें जो है अगर हम क्या कर रहे हैं, ए बी और सी लिए हैं, क्या लिए हैं, ए बी सी लिए हैं, तो ए से बी के बीच की दूरी आर है, ए से सी के बीच की दूरी भी जो है क्या है, आर है, और यहाँ पे जो है बी से सी के बीच की दूरी भी जो है क्या है, आर है। यहाँ पे जो है आर स्क्वायर है और बाकी में जो है क्या है, आर है। अब इसमें अगर हम देखें तो ए बी सी में, यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी में अगर देख रहे हैं तो ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर जो है क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर जो है क्या होता है आपका, तो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें जो है ए बी, तो यहाँ पे जो है ए सी स्क्वायर अगर हम क्या कर लें, यहाँ पे 2r है तो स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया आपका 4r स्क्वायर हो गया। अब 4r स्क्वायर हो गया तो ए बी स्क्वायर जो है क्या है, ए बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है अब 4 चौके 16r हो गया, 16r स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे जो है क्या हो गया 2a स्क्वायर r, 2 दोनों में a है, दोनों कॉमन हो गया, a स्क्वायर प्लस r जो है क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। तो a स्क्वायर इक्वल टू अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो गया 8 दूना के 16, तो 8r स्क्वायर और 8 यहाँ पे 8r स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद a इक्वल टू अगर हम करेंगे इसको तो a इक्वल टू करने पर जो है हो गया क्या 2√2r, यहाँ से क्या मिला हमको 2 इक्वल टू 2√2r। अब हम अगर देखें संपूर्ण जालक का या संपूर्ण घन का आयतन, तो संपूर्ण घन का आयतन जो है क्या है ए क्यू है। तो यहाँ पे हमें मिला क्या है, ए इक्वल टू 2√2r। तो यहाँ पे जो है यही जो है हो जाएगा ए, अब हो जाएगा क्या, तो 2√2r और ए क्यू होता है तो ए इसके इक्वल है, तो ए क्यू इक्वल जो है तो इतना इक्वल हो गया 2√2r क्यू। अब इसमें जो है हमको क्या करना है, अवयव कण का आयतन, अवयवी कण जो होता है इसका आयतन को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अब इसमें कितने हो गए 4, तो 4 × 4/3 यानी 3 और 1 4 गोले हो रहे हैं, तो 4 गोले हो रहे हैं तो इसके लिए हम 4 × 4/3 r क्यू कर दिए। अब इसमें जो है संकुलन क्षमता अगर निकालें या दक्षता CC, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 4 × 4/3 πr3/। अब इसका आयतन कितना है, तो 2√2r क्यू। अब इसको जो है अगर हम हल करते हैं तो संकुलन क्षमता इक्वल टू जो है हो जाएगा π/3 × √2 100 या इसको सीधे हम सॉल्व करते हैं अगर, तो यह जो है हो जाएगा आपका CC या संकुलन क्षमता जो है 74%। तो HCCP या HCP में अगर हम संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं तो इसमें जो है क्या है, प्रत्येक कोने पर गोले हैं, इसमें से 3 गोले जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कि यहाँ पे हो जाता है तो 4 गोले हो जाते हैं। अब तो हम इसी को जो है ABC लिए हैं, तो ABC में देखें अगर तो AC का स्क्वायर करते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है क्या है, तो 4r स्क्वायर यानी इसकी जो है दूरी जो है 4r हो जा रही है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी AB की दूरी a स्क्वायर और BC स्क्वायर जो है a स्क्वायर।
तो यहाँ पे जो है चर्चा हो गया 16 आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो है 2a² आर, और ए स्क्वायर है जो है यहाँ पे जो है 2 के 4 गुना के 8 आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 आर स्क्वायर हो गया। अब संपूर्ण घन का आयतन जो है ए क्यू होता है, यहाँ पे घन का आयतन हमें क्या मिला है, ए इक्वल टू अंडर रूट 2 आर, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 आर क्यू कर दिए। ए क्यू होता है तो ए इक्वल टू इतना निकला था और ए का क्यू किए तो इतना हो गया। और एक कण का आयतन जो है कितना होता है, तो 4 गोले तो 4 4, और गोले का आयतन जो है इतना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, संकुलन क्षमता जब निकाले हम तो जो है कितना आया 74%। ठोसों के घनत्व की गणना। अब ठोस जो होते हैं उसके घनत्व की गणना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो है घनत्व इक्वल टू जो है ठोस पदार्थ जो होता है उसका घनत्व या घनत्व इक्वल टू सबसे पहले जो होता है क्या, द्रव्यमान अपान आयतन। यानी जब हम क्या करते हैं, हमें घनत्व ज्ञात करना होता है किसी पदार्थ का, तो द्रव्यमान अपान आयतन जो है उस द्रव्यमान में हम आयतन से जब भाग देते हैं तब उसे हमें क्या होता है, घनत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है घनत्व जो है इसमें जो है अब द्रव्यमान को जो है किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से एम से, और आयतन को जो है किसे करते हैं, ए से। और ए क्यू यानी ठोस का आयतन जो है क्या होता है, ए क्यू होता है, तो ए क्यू कर देंगे। तो अब घनत्व जो है इसमें एम जो होता है यह जो है जेड इंटू एम के इक्वल होता है, और ए क्यू, तो ए क्यू कर दिए। अब किसी हमें क्या करना है कि अवयवी कण का द्रव्यमान जो है एम है, एक अवयवी कण का द्रव्यमान एम। अब द्रव्य कण का द्रव्यमान एम है अगर, तो इक्वल टू हो जाएगा अणु भार अपान एन ए इक्वल टू एम अपान एन ए। अब यहाँ पे जो है एन ए हो गया, तो घनत्व को जो हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है डी इक्वल टू जो हो जाएगा जेड अपान ए क्यू इंटू और एम एन ए। तो हमें क्या करना है कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उसके घनत्व को अगर ज्ञात करना है तो घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपान आयतन, यानी उसका द्रव्यमान आयतन हमें ज्ञात है तो उसे हम उसके घनत्व को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं घनत्व। तो यहाँ पे एम ए क्यू हो गया, यानी एम से द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं और ए क्यू से आयतन को। तो यहाँ पे जो है घनत्व जो है एम जो है जेड एम के इक्वल होता है, और ए क्यू तो एक अवयवी कण का जो है द्रव्यमान जो है यानी एम जो है अणु भार अपान एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम अपान एन ए, तो डी जो है डी इक्वल टू जो है हो जाएगा जेड अपान ए क्यू इंटू अब कैपिटल एम एन ए। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, डी इक्वल टू डी जेड अपान ए क्यू इंटू एम अपान एन ए, जो हमें इसी की वैल्यू रख करके और हम क्या करेंगे किसी भी ठोस पदार्थ का जो है घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है ठोसों की परावैद्युता। कुछ ठोस जो होते हैं उन्हें जो हम क्या करते हैं कि प्रकृति में जो है गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, तो वह जो है अस्थायी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि उनमें जो है तापांतर होता है, तापों का अंतर होता है, और तापों के अंतर होने के कारण जो है उसमें जो है क्या हो जाता है, तो ठोस जो होते हैं ठोस का अस्तित्व जो है कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन या तो गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो कुछ समय बाद जो है उसका क्या हो जाता है, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उसे ही जो है हम क्या कहते हैं, ठोसों की परावैद्युता कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई ठोस है, किसी ठोस को हम लेते हैं, उसे गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, तो वह जो है कुछ समय के लिए जो है क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और अस्थायी होने पर जो है क्या करते हैं, अस्थायी होता है, और फिर कुछ समय बाद जो है क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ताप पर, एक निश्चित ताप पर अस्थायी हो जाता है, लेकिन उसमें जो है क्या हो जाता है, ठोस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कुछ देर गर्म या कुछ देर ठंडा करने पर किसी ठोस पदार्थ का अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है तो उसे ही जो है ठोसों की परावैद्युता कहते हैं। तो किसी भी ठोस को
गर्म करने या ठंडा करने पर वो अस्थायी रहता है लेकिन अस्थायी हो जाता है, और जिसके कारण जो है उसमें क्या हो जाता है, तो ठोस के गुण जो है समाप्त हो जाते हैं, उसे ही जो है ठोसों की परावैधता कहते हैं।